Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to JK Civil Service. Myself Dr. फयाज अहमद वानी, आपका पॉलिटी ट्यूटर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमें पढ़ना है जुडिशरी का और एक टॉपिक जो हमारा पेंडिंग रहा वो हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेट अस वी विल डिस्कस हियर। आई होप आपको जो पिछले लेक्चर्स वो अच्छे से समझ में आ चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे और एक टॉपिक पे जो जुडिशरी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, दैट इज जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। तो इसका मतलब है आज हमें हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन और उसके पावर्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ईगरली वेटिंग फॉर दिस लेक्चर। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन। देखो यहां पे मैंने एक पहला पॉइंट जो मेंशन किया है हाई कोर्ट के रिलेटेड, जुरिस्डिक्शन और उसके पावर्स रिलेटेड, वो क्या है? मैंने यहां पे पॉइंट नोट किया, द हाई कोर्ट हैज बीन वेस्टेड एंड क्वाइट एक्सटेंसिव एंड इफेक्टिव पावर्स। जो हमारा हाई कोर्ट है, जो स्टेट का हाई कोर्ट होता है, वो वेस्ट करता है, वो एक्सरसाइज करता है क्या? एक्सटेंसिव, बहुत ज्यादा, और इफेक्टिव पावर्स, जो उसके इफेक्टिव पावर्स होते हैं वो उनको एक्सरसाइज करते हैं। बिकॉज ये है ही एक ऐसी जुडिशियल अथॉरिटी जो इंडिपेंडेंट होती है। दैट इज व्हाई, इसीलिए यहां पे आपको याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, जो ये हाई कोर्ट है ये वेस्ट करता है, मींस एक्सरसाइज करता है क्या? क्वाइट एक्सटेंसिव एंड इफेक्टिव पावर्स। जो इसके इफेक्टिव पावर्स है, एक्सटेंसिव पावर्स है, वो एक्सरसाइज करता है हमारा हाई कोर्ट। और जो दूसरा पॉइंट यहां पे आपको याद रखना है, इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। याद रखना, लेकिन कहां पे? इन द स्टेट। आपको याद है, अगर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, ही इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द कंट्री, लेकिन यहां पे जो हम बात करते हैं, इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द स्टेट। अगर हम एक स्टेट की बात करेंगे, इंडिया में आज अगर मतलब 25 हाई कोर्ट्स है, फॉर अगर मैं किसी स्टेट की बात करूंगा, जो वहां पे माय डियर स्टूडेंट्स वहां का हाई कोर्ट है, वहां का हाई कोर्ट क्या है? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील उस हाई कोर्ट में। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, वो अपील्स किन की सुनता है? सुप्रीम कोर्ट सुनता है अपील्स कहां से? जो हाई कोर्ट से अपील्स आती है। लेकिन हाई कोर्ट किन कोर्ट्स की अपील सुनता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है हाई कोर्ट सुनता है जो बाकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स रहते हैं ना, किसमें? स्टेट में जो बाकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट्स, उनकी अपील सुनता है हमारा हाई कोर्ट। तो इट मींस एक स्टेट में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है कौन? हाई कोर्ट। तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन होता है? ये स्टेट का हाई कोर्ट। ये सुनता है अपील फ्रॉम बिलो द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूंगा, सुप्रीम कोर्ट सुनता है बाकी हाई कोर्ट की अपील। तो आई होप यहां पे आपको ये दूसरा पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया, काफी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट सुनता है अपील फ्रॉम द हाई कोर्ट्स, और हाई कोर्ट सुनता है अपील जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं विद इन द टेरिटरी, विद इन द स्टेट, नॉट आउटसाइड द स्टेट। याद रखना, स्टेट से बाहर, फॉर एग्जाम्पल ये किसी स्टेट का हाई कोर्ट है, ये यूपी का हाई कोर्ट, तो खाली ये हाई कोर्ट यूपी जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के सबऑर्डिनेट्स कोर्टों की अपील सुन सकता है, ना कि किसी और स्टेट की अपील। याद रखना, किसी और स्टेट की अपील नहीं सुन सकता है। ये खाली अपनी स्टेट में जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट्स होते हैं, उनकी अपील सुनता है। तो आई होप ये पॉइंट आपको अंडरस्टैंड आ गया। सुप्रीम कोर्ट भी समझ में आ गया वो किन की अपील सुनता है, और हाई कोर्ट भी आपको समझ में आ चुका है वो किन की अपील सुनती है। नाउ द थर्ड पॉइंट के बारे अब हम बात करेंगे। ये जो हाई कोर्ट है, इट इज द प्रोटेक्टर। तो यहां पे सॉरी, यहां पे एक सिंपल मिस्टेक हो गई है। ये है क्या है? प्रोटेक्टर। याद रखना, यहां पे मैंने स्पेलिंग का एरर दूर किया है। हाई कोर्ट इज द प्रोटेक्टर। ये प्रोटेक्शन करती है किसकी? फंडामेंटल राइट्स की ऑफ द सिटीजन, जो सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स है। आपको मालूम है माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं। वो राइट्स आपको मान लिया जस्टिसेबल, एनफोर्सेबल। इसीलिए याद रखना है, यहां पे मैंने जरूर ये मेंशन किया है, जो हमारा हाई कोर्ट है वो प्रोटेक्टर बनता है, वो प्रोटेक्शन करती है इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को। जो हमारे सिटीजन है यहाँ पे, उनके फंडामेंटल राइट्स को वो क्या? प्रोटेक्ट करता है। तो याद रखना,
तो ये और एक बेनिफिट मिलता है, ये और एक पावर है, ये और एक जुरिस्डिक्शन है किसका? हाई कोर्ट का। तो इट मींस जो हमारा हाई कोर्ट है ये प्रोटेक्टर बनता है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, जो हमारे एसेंशियल राइट्स है उनकी प्रोटेक्शन कर लेता है। तो यहां से हमें पता चलता है जो पावर्स ऑफ हाई कोर्ट कितने हैं। तो आई होप ये तीनों पॉइंट्स अभी तक आपको समझ में आ चुके हैं। एक है इसके पास एक्सटेंसिव एंड इफेक्टिव पावर्स एक्सरसाइज करता है, और दूसरी बात सारे सबऑर्डिनेट्स कोर्टों की अपील सुनता है हाई कोर्ट, और तीसरी बात यहां पे मैंने जो डिस्कस की वो याद रहे, दैट इज हाई कोर्ट इज अ प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन करती है, प्रोटेक्टर जिसको मैंने कहा यहां पे, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स किसके? एक सिटीजन के। माय डियर स्टूडेंट्स याद रखना ये फंडामेंटल राइट जो सिटीजन के होते हैं उसके लिए प्रोटेक्शन बनती है कौन? हमारा हाई कोर्ट। और नंबर 4 यहां पे जो चौथा पॉइंट इसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो क्या है? वो है द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अ हाई कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन ओवर रेवेन्यू मैटर्स। यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात आई, क्यों यहां पे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को मेंशन किया है? देखो माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसने दिया, गिव्स क्या दिया है? हाई कोर्ट को क्या? ज्यूरिसडिक्शन ओवर, किस पे ज्यूरिसडिक्शन इसका एक्सटेंड किया है? ओवर रेवेन्यू मैटर्स। याद रखना जो हमारे रेवेन्यू मैटर्स है, टैक्स वगैरह जो हम कलेक्शन करते हैं, वो जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, तो उसके मैटर्स जितने भी मसले मसाइल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने वो किसको दे दिया? हमारे हाई कोर्ट को। तो इट मींस ये स्टेट के हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में ऐड हो गया क्या? ओवर रेवेन्यू मैटर्स पर भी हम काम कर सकते हैं। कौन? जो हमारा हाई कोर्ट होता है। तो यहां पे मैंने ब्रीफली जो मेन पॉइंट्स, एग्जाम ओरिएंटेड जो पॉइंट्स है वो मैंने यहां पे मेंशन किए हैं रिगार्डिंग द ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। थोड़ा टाइटल में मैंने आपको दिया है, ये इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स माय डियर स्टूडेंट्स आपको याद रखने हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉइंट में हम बाकी डिस्कस कर लेंगे। ओके, नाउ अगर मैं बात करूंगा एट प्रेजेंट हाई कोर्ट क्या करता है? हाई कोर्ट एंजॉय करता है फॉलोइंग ज्यूरिसडिक्शंस एंड पावर्स। जिस तरीके से हमने ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पढ़े हैं, जिस तरीके से हमने पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट पढ़े हैं, उसी तरीके से आज हमें पढ़ना है हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन और हाई कोर्ट के पावर्स। ओके, लेट अस वी विल डिस्कस दीज ज्यूरिसडिक्शंस एंड दीज पावर्स। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम पढ़ेंगे ज्यूरिसडिक्शन क्या क्या आता है और पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। तो यहां पे मैंने एक लिस्ट लिखा है क्या क्या ज्यूरिसडिक्शन है हमारे हाई कोर्ट का, तो ये यहां पे मेंशन करके मैंने रखा है। और कुछ स्टूडेंट्स ने बोला सर पिछले लेक्चर में थोड़ा बोर्ड विजिबल नहीं आ रहा था, तो आज हमने इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन लाई, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर और कोई एरर भी होगा तो हम उस एरर को भी सॉल्व करेंगे। ओके, देखो माय डियर स्टूडेंट्स, एक ज्यूरिसडिक्शन है इसको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो आपने ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का भी सुना है, लेकिन वहां का अलग कुछ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है, लेकिन स्टेट के हाई कोर्ट में अलग कुछ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आता है। वो इसमें नहीं आ सकता क्योंकि उसी टाइम हमने कहा जो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, जो पावर्स हमने उसमें डिस्कस की है, दैट हैज एक्सक्लूसिव, वो खाली किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेकिन यहां पे अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूंगा, हाई कोर्ट के बाद यहां पे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, इसमें हम कुछ और आज डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरा पॉइंट जो मैंने यहां पे लिखा है दैट इज रिट ज्यूरिसडिक्शन। तो रिट ज्यूरिसडिक्शन, इसके बाद जो तीसरा ज्यूरिसडिक्शन मैंने यहां पे मेंशन किया है दैट इज अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। इसको क्या हम कहते हैं? अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। और चौथा जो हमने यहां पे मेंशन किया दैट इज सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स याद रखना ये ज्यूरिसडिक्शन फिलहाल के लिए आपको ये एक लाइन में ही याद रखना कौन कौन से पावर्स, कौन कौन से ज्यूरिसडिक्शंस होते हैं हाई कोर्ट के पास, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाद में हम इनको एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, और एक पावर है और एक ज्यूरिसडिक्शन आता है दैट इज कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो आपको मालूम है हाई कोर्ट को कौन अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, और वो भी मालूम है सुप्रीम कोर्ट को कौन अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। और एक यहां पे है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और इसके अलावा और एक पॉइंट है दैट इज पावर ऑफ
जुडिशियल रिव्यू। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये देख लिया है ये कौन कौन सा जुरिस्डिक्शन हमारे हाई कोर्ट का है। तो अब हम इन जुरिस्डिक्शन पे एक एक करके आज बात करेंगे। तो ये आज हमारा टॉपिक रहेगा, ये इसी बात पे हमारा डिस्कस आज हो जाएगा। हम देखेंगे व्हाट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, हम देखेंगे व्हाट इज रिट जुरिस्डिक्शन, हम देख लेंगे अपीलेट जुरिस्डिक्शन, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, a court of record and power of judicial review। तो माय डियर स्टूडेंट्स जुड़े रहना, हम इस लेक्चर में इनको एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ओके जुरिस्डिक्शन को वन बाय वन डिस्कस करने से पहले यहां पे मैंने कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन की है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और ये आपको याद रखने हैं। ये कौन कौन सा पॉइंट्स मैंने यहां पे रखा है, जिसमें मैंने लिखा है द प्रेजेंट, याद रखना, प्रेजेंट जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ हाई कोर्ट आर गवर्नड बाय क्या क्या। एक याद रखना है द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। नंबर सेकंड याद रखें द लेटर्स पेटेंट। लेटर्स पेटेंट का मतलब यहां पे कोई प्रिविलेज अगर किसी को देना है, कोई स्पेशल राइट अगर किसी को देना है, वो कौन देख लेता है? वो हमारा हाई कोर्ट देखता है। द एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारे पार्लियामेंट के एक्ट्स होंगे उनके बारे में ये हाई कोर्ट के पावर्स होते हैं। द एक्ट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये पॉइंट्स आपको सीधे याद रखने हैं, सीधे एग्जाम ओरिएंटेड है। कल आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इसीलिए मैंने यहां पे इन पॉइंट्स को मेंशन किया है यहां, इसीलिए मैंने लिखा प्रेजेंट जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ हाई कोर्ट आर गवर्नड बाय, याद रखना आर गवर्नड बाय, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे याद रखना है। तो इसमें माय डियर स्टूडेंट्स एक रखना याद, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होते हैं इसमें, द लेटर्स पेटेंट, the acts of parliament, the acts of state legislature, Indian Penal Code 1860, Criminal Procedure Code and Civil Procedure Code 1908। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जिनका ये पहला लेक्चर है, जिन लोगों ने अभी जुडिशरी के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं पिछले एग्जाम से, तो माय डियर स्टूडेंट्स उनको ये याद रखने और नोट डाउन करने ये पॉइंट्स। ये क्या है जो प्रेजेंट जुरिस्डिक्शन में आते हैं, कुछ और पावर्स अपार्ट फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन जो हमने अभी पढ़े, उसके अलावा जो यहां पे मैंने मेंशन किए हैं, इन पॉइंट्स को आपको जरूरी याद रखना है। खास करके इंडियन पेनल कोड का बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसका डेट याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स। और सिविल प्रोसीजर कोड कब हुआ, और ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है ये डेट्स। और ये आते हैं ये पावर्स किसके? हाई कोर्ट के, जो गवर्न होते हैं प्रेजेंटली। तो इन चीजों को आप एक एक करके मेंशन करना है, एक एक करके नोट करना है। तो इसको डिस्कस करने की यहां पे कोई जरूरत नहीं, ये पॉइंट 6-7 आपको इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए। क्या क्या आते हैं प्रेजेंट जुरिस्डिक्शन और पावर्स ऑफ हाई कोर्ट में, जो गवर्न करते हैं इन चीजों को। तो आई होप लेट अस वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द मेन। हम बात करने वाले हैं अब किसके ऊपर? जुरिस्डिक्शन के ऊपर। तो ये पॉइंट्स मैंने यहां पे डिलिबरेटली मेंशन किए हैं। तो ये पॉइंट्स आपके एग्जाम ओरिएंटेड काफी इंपॉर्टेंट है। मे बी जो जुडिशरी का एग्जाम होने वाला है, तो यहां से पॉसिबिलिटी है कोई क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए क्योंकि मैंने जुडिशरी को काफी कीनली स्टडी किया आपके एग्जाम रिलेटेड, बिकॉज ये एग्जाम ही है रिगार्डिंग द पोस्ट ऑफ जुडिशरी। तो दैट इज व्हाई तो जुडिशरी पे हम काफी ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहां से किसी भी एंगल से क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैंने इन चीजों को यहां पे मेंशन किया है। तो नाउ वी विल सी द जुरिस्डिक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट। ओके, अब हम बात करेंगे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की। अब हम पॉइंट पे आ गए, तो समझो यहां से हमारा जो मेन लेक्चर है यहां से स्टार्ट है। अभी जो तक जो हो रहा है दैट वाज द इंट्रोडक्शन, हाउ द पावर्स, हाउ द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से आपको अच्छे से आप फोकस्ड रहना है। तो यहां से हम वन बाय वन पॉइंट क्या क्लियर करेंगे आपको। ओके डियर, यह है माय डियर स्टूडेंट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो आपने लिखा देखा है पहले ही। तो इसके बारे में अब बात होने वाली है। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, it means the power of high court to hear disputes in the first instance, not by way of appeal। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे क्या है? it means the powers of high court,
ये जो पावर्स ऑफ हाई कोर्ट रहते हैं, किसके? पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। वो सुनता है टू हियर डिस्प्यूट्स, वो डिस्प्यूट्स को देख लेते हैं। इन द फर्स्ट इंस्टेंस डायरेक्ट जो डिस्प्यूट्स ऐसे अराइज हो जाएंगे इसके रिलेटेड, जो हम बिलो मेंशन्ड पॉइंट्स में पढ़ेंगे, ये जो डिस्प्यूट्स किस किस के बारे में, ये डिस्प्यूट्स हाई कोर्ट डायरेक्टली सुन सकता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज हाई कोर्ट, तो इनके रिलेटेड जो यहां पे हम पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, इनके रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होंगे वो डायरेक्टली सुनेंगे कौन? हमारा हाई कोर्ट। लेकिन वो जो डिस्प्यूट्स सुनेंगे, याद रखिए डिस्प्यूट्स इन फर्स्ट इंस्टेंस, फर्स्ट इंस्टेंस मीन्स नॉट वाया सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, नॉट वाया हाई ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नॉट वाया सेशन कोर्ट, नहीं डायरेक्ट। फॉर एग्जांपल जो यहां पे मैंने पॉइंट्स मेंशन किए हैं, फॉर एग्जांपल इनके रिलेटेड कोई मसला हुआ, कोई क्वेश्चन हुआ, कुछ भी डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, तो इन मैटर्स को डायरेक्टली यहां पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट जा सकते हैं कहां पे? हाई कोर्ट में। तो इसीलिए यहां पे मैंने पहले ही लिखा ये पॉइंट, इट मीन्स द पावर्स ऑफ हाई कोर्ट जो होती है, हियर इज डिस्प्यूट, वो सुनेंगे ये डिस्प्यूट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, इन द फर्स्ट इंस्टेंस। और एक पॉइंट, नॉट बाय वे ऑफ अपील, अपील के जरिए नहीं। नो डाउट सुप्रीम कोर्ट को, ये हाई कोर्ट को बहुत सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अपील करते हैं, लेकिन जो ये बिलो मेंशन्ड मैटर्स है, इन मैटर्स को वो डायरेक्टली सुन लेगा, ना कि बाय वे ऑफ अपील। चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ट्रिब्यूनल कोर्ट, किसी कोर्ट से अपील जरूरी होनी चाहे तब ये उसका केस सुनेगा, नहीं। हियर डिस्प्यूट्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस, नॉट बाय वे ऑफ अपील, बाय वे ऑफ अपील नहीं। यहां पे याद रखना माय डियर स्टूडेंट, नॉट मैंने मेंशन किया है, अपील के जरिए नहीं, फिर डायरेक्टली सुन लेगा जो मैटर्स हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं। ओके देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से मैंने पहला पॉइंट जो लिखा है, दैट इज मैटर्स ऑफ एडमिरलिटी। ये क्या है? मैटर्स ऑफ विल, मैरिज, डाइवोर्स, कंपनी लॉज, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी मैटर्स होंगे, एडमिरलिटी मीन्स वो केसेस जो शिपमेंट के रिलेटेड हो गए। फॉर एग्जाम्पल जो वाटरवेज है ना, वाटरवेज, नेविगेशन, और जिसमें आता है शिपमेंट, मतलब बोट्स जहां से चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो कैरी करते हैं गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू बोट्स करते हैं, थ्रू शिप्स करते हैं, जो हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो हम बोर्डिंग करते हैं, कुछ गुड्स करते हैं फॉर एग्जाम्पल एक जगह से दूसरी जगह, बट वाटरवेज। याद रखना यहां पे एडमिरलिटी का मतलब क्या है? थ्रू वाटरवेज, मतलब नेविगेशन के रिलेटेड, इनकी नेविगेशन के बारे में हमें बात करनी है। वाटरवेज जो हम शिपमेंट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट मींस ये किस में आते हैं? ये वाटरवेज रिलेटेड आते हैं, सी रिलेटेड आते हैं। जब हम एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज ट्रांसफर करता है, अगर उस रिलेटेड कोई मसला हो गया, यहां पे याद रखना वो एडमिरलिटी मींस वाटरवेज रिलेटेड, जिसमें नेविगेशन होती है, जिसमें शिपमेंट होता है। तो जो मीन्स सिंपली जो वाटर रिलेटेड होगा, कुछ भी ट्रांसफर करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसके बारे में वाटर रिलेटेड, तो उसके बारे में जो मैटर्स होंगे वो कौन सुन लेगा? वो हाई कोर्ट सुन लेगा। लेकिन कल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मैटर्स ऑफ एडमिरलिटी ये किस जुरिडिक्शन में आता है? ये आता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन में। किसके ओरिजिनल जुरिडिक्शन में? वो तो आपको मालूम है, ये आता है हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन में। क्यों? सुप्रीम कोर्ट का जो हमने ओरिजिनल जुरिडिक्शन पढ़ा वो सिंपल है, डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट, सेंटर, स्टेट, यूटी वगैरह, वो डिस्प्यूट वहां पे जो होता है उसी के रिलेटेड। लेकिन यहां पे कुछ अलग है। तो कल अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए, मैटर्स ऑफ एडमिरलिटी के बारे में बताओ, ये किस जुरिडिक्शन में आते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये आता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन में। ओके उसके बाद विल, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऑफ विल के रिलेटेड कोई भी मसला हो गया, विल के रिलेटेड, तो यू कैन अप्रोच द का हाई कोर्ट। ये किस जुरिडिक्शन में आएगा? ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आएगा। इसके बाद मैरिज रिलेटेड कोई मसला होगा, तो वो क्या कहां पे? वो डायरेक्ट आप जा सकते, किससे? ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आता है, किसका? ये हाई कोर्ट का। डाइवोर्स, कंपनी लॉज एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में डिक्लेयर किया है, डिस्कस किया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम किसको कहते हैं? सिंपली जो खिलाफ वर्जी कोर्ट की करेगी उसको पनिशमेंट मिलेगा। बाकी इसके बारे में डिटेल्ड जो आपने सुना है पिछले लेक्चर्स में। नंबर सेकंड, यहां पे डिस्प्यूट्स रिलेटिंग
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट, यहां पे आपको फ्लिप नहीं होनी चाहिए। देखो माय डियर, डिस्प्यूट रिलेटिंग किसके रिलेटिंग? इलेक्शन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। देखो माय डियर स्टूडेंट, मसला क्या है यहां पे? फॉर एग्जांपल इलेक्शन हुआ, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन हो गया चाहे स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन हुआ। जो पार्लियामेंट इलेक्शन में मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेचर के में मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, अगर उनमें कभी कभार कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया, वो डिस्प्यूट कौन सुनेगा? वो सुनेगा हमारा हाई कोर्ट। वो किस जुरिडिक्शन में आता है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन में। लेकिन हमने जो पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट के में, वहां पे हमने पढ़ा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट रहेगा तो वो डिस्प्यूट कौन सुनेगा? वो सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। किसके बारे में? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो वो डिस्प्यूट सुन लेगा पार्लियामेंट। लेकिन यहां पे याद रखना है, डिस्प्यूट्स अगर रिलेट है किसके? इलेक्शन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, चाहे पार्लियामेंट मेंबर्स है चाहे स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स है, उनके दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो वो कौन सुनेगा? हाई कोर्ट। लेकिन और एक क्वेश्चन है, देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं रिसेंटली बात करूंगा, हमारे जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर जम्मू एंड कश्मीर, फॉर एग्जाम्पल ये स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल इसमें 5 सीटें इस बार किसकी थी? लोकसभा की। फॉर एग्जाम्पल इन 5 मेंबरों में किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के मेंबर के लिए कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये अगर मैं जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा, जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी में जो पार्लियामेंट मेंबर्स है उनके इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया, तो इसका मतलब है उसका वो केस देखेगा J&K हाई कोर्ट। दूसरा पॉइंट, अगर पंजाब में किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या कोई मसला हो गया, तो पार्लियामेंट मेंबर है, वो पार्लियामेंट इलेक्शन में उसने पार्टिसिपेट किया, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में मसला हुआ, पंजाब की कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, तो उसको सुन लेगा पंजाब हाई कोर्ट, ना कि और कोई हाई कोर्ट। अपने अपने स्टेट में जब भी किसी पार्लियामेंट मेंबर्स को इलेक्शन के दौरान कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा, पार्लियामेंट इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट होगा, जिस स्टेट में होगा उसी स्टेट का हाई कोर्ट उस केस को देख लेगा। लेकिन माइंड किस में आते हैं? वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में। स्टेट इलेक्शन में ऑलरेडी आपको मालूम है, जब स्टेट इलेक्शन होता है, असेंबली इलेक्शन होता है, वो तो ऑलरेडी विद इन स्टेट में होता है। उसके रिलेटेड अगर कभी कभार किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई डिस्प्यूट हो गया, किसी मेंबर के ऊपर कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई भी इलेक्शन रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट हो गया, तो वो कौन सुनेगा? वो सुनेगा हाई कोर्ट। लेकिन वो किस में आता है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन में। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। क्या? डिस्प्यूट्स रिलेटिंग इलेक्शन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। जो डिस्प्यूट्स रिलेट है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ना कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, उनका कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बाकी किसके हाथ में? वो है स्टेट के हाई कोर्ट के हाथ में। कंसर्न स्टेट देख लेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग रेवेन्यू मैटर्स। आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में सुना, उसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन पढ़ा भी, वहां पे इस रेवेन्यू मैटर्स के रिलेटेड कोई भी डिस्कस नहीं आया। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, रिगार्डिंग रेवेन्यू मैटर्स के रिलेटेड जब भी कोई डिस्प्यूट होगा, रेवेन्यू मैटर्स के रिलेटेड जब भी कोई डिस्प्यूट होगा, वो कौन देख लेगा? वो देख लेगा ओरिजिनल जुरिडिक्शन में हाई कोर्ट। वो किस में फाल हो जाता है? कभी कल एग्जाम में याद रखना, रेवेन्यू मैटर्स किस में आते हैं? ओरिजिनल जुरिडिक्शन। किसके ओरिजिनल जुरिडिक्शन में? हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। मींस यहां पे रिगार्डिंग रेवेन्यू मैटर्स। और एक पॉइंट याद रखना है, और एक पॉइंट मैंने यहां पे मेंशन किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप ये आपको मालूम भी होगा, या अगर नहीं मैं आपको बता दूंगा। एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो एनफोर्स होते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो एनफोर्स होते हैं सिटीजन के, उनके बारे में एनफोर्स के दौरान याद रखना, एनफोर्स के दौरान अगर कोई डिस्प्यूट होगा, वो कौन देख लेगा? वो देख लेगा ओरिजिनल जुरिडिक्शन में। आई होप, मुझे पता है फंडामेंटल राइट्स हमारे सिलेबस में कंफर्म क्वेश्चन होगा, तो उस टाइम हम फंडामेंटल राइट्स को डिटेल्ड एक्सप्लेन करेंगे। तो क्योंकि ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है और हर सिलेबस में एक्सपेक्टेड टॉपिक रहता है, इसलिए मैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में अभी ज्यादा बातें नहीं करूंगा। ओके, listen now, fifth point, the 4 हाई कोर्ट्स। यहां पे 4 हाई कोर्ट्स है। कौन कौन? एक है कलकत्ता, बम्बई, मद्रास एंड दिल्ली हाई कोर्ट। ये 4 हाई कोर्ट्स जो है, इनके पास क्या था? इनके पास है ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन
इन केस ऑफ हायर वैल्यूज। तो यहां पे आपको याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, ये 4 हाई कोर्ट्स, इनके नाम आपको याद रखने हैं। वो है एक कलकत्ता, एक क्या है मुंबई, और तीसरा है मद्रास, और चौथा क्या है दिल्ली। ये 4 हाई कोर्ट्स जो हमारे देश में है, इन 4 हाई कोर्ट्स के पास कुछ स्पेशल पावरी है। किस चीज का? ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। किसके बारे में? ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। इन केस ऑफ, याद रखना, हायर वैल्यू, वो जब उसका वैल्यू क्या हायर होगा, ज्यादा होगा, तब इन 4 हाई कोर्ट्स के पास, इनके पास रहेगा ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन इन केस ऑफ हायर वैल्यूज। और इसके बाद यहां पे मैं बात करूंगा बिफोर 1973, 1973 से पहले, बिफोर 1973, ये जो कलकत्ता, मुंबई एंड मद्रास हाई कोर्ट्स है, आल्सो हैड एन ओरिजिनल, इनके पास ओरिजिनल क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन भी था इन 3 कोर्टों के पास। कब? बिफोर 1973। याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे कल एग्जाम में आ सकता है, किसके पास? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। यहां पे दिल्ली हाई कोर्ट नहीं है, तो वहां पे आपको याद रखना है उनके पास क्या रहता है। उनके पास रहता है ओरिजिनल क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन, बट एबॉलिश्ड बाय द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। उसको बाद में एबॉलिश किया गया है। तो आई होप ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो मैंने अभी तक आपके सामने डिस्कस किया, आई होप ये आपको समझ में आ चुका है। याद रखना यहां पे बिफोर 1973 जो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास हाई कोर्ट है, ये इनके पास रहता है ओरिजिनल क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन, बट एबॉलिश्ड, कौन? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ने इसको एबॉलिश किया 1973। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ज्यूरिसडिक्शन पे, वो है हमारा रिट ज्यूरिसडिक्शन। ये ऑलरेडी आप लोग ने पढ़ा है उस क्लास में भी, जब हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस किया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रिट ज्यूरिसडिक्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट ज्यूरिसडिक्शन रहता है। किसके पास? हाई कोर्ट के पास। और दूसरा पॉइंट ये भी आपको याद है, ये जो रिट ज्यूरिसडिक्शन रहता है हाई कोर्ट के पास, ये रहता है वाइडर रेदर देन द सुप्रीम कोर्ट। तो वो मैं आपको इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा, कैसा ये वाइडर रहता है, ज्यादा है, किसके हिसाब से? सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल 226, जो आर्टिकल 226 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो एम्पावर्स करता है किसको? हाई कोर्ट को। आर्टिकल 226 एम्पावर्स, अख्तियार देता है किसको? एम्पावर्स मींस अख्तियार, किसको देता है? हाई कोर्ट को। किसके लिए? टू इश्यू रिट्स, इश्यू रिट्स करो आप, किसके लिए? फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो यहां पे पॉइंट है आपको याद रखना है जरूर। आर्टिकल 226 जो है बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूंगा, सुप्रीम कोर्ट को एनफोर्स करता है ये फंडामेंटल राइट्स किसके आर्टिकल थ्रू? आर्टिकल 32 से। लेकिन अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूंगा, हाई कोर्ट में हमेशा याद रखना 226 एक अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, तो आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है। 226 आर्टिकल अख्तियार देता है, एम्पावर देता है हाई कोर्ट को, आप इश्यू रिट्स कर सकते हैं किसके लिए? फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, रिट्स क्या है? ये आर्टिकल 32 में हमें पढ़ने हैं, फंडामेंटल राइट्स टॉपिक में। तो फिर भी मैं कहूंगा आपको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 5 टाइप्स ऑफ रिट्स है, 5 टाइप्स ऑफ रिट्स है। उसमें एक आता है हैबस कॉर्पस, मैंडामास, प्रोहिबिशन, सेरिटोरियो एंड कोहिवारंटो। ये 5 रिट्स हमें फंडामेंटल राइट जब पढ़ना है, जब उसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिस दिन हमें पढ़ना है, तो उसी टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे किसको? इन 5 रिट्स को। लेकिन यहां पे सिंपली आपको याद रखना है, ये हाई कोर्ट इशू करता है रिट्स किसके लिए? फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी इश्यू करता है रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लेकिन हाई कोर्ट के पास और एक पॉइंट आपको सुनना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आपको एग्जाम में ज्यादा काम आने वाला है। वो क्या है? एंड यहां पे मेंशन है, मैंने किया है क्या? अदर पर्पस। याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, अदर पर्पस। तो इसका मतलब क्या है सर अदर पर्पस? देखो माय डियर स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट इश्यू करता है रिट्स को फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बस इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू नहीं कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट इशू करता है रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड आल्सो फॉर अदर पर्पस। इसके अलावा अदर पर्पस के लिए भी हाई कोर्ट इशू रिट्स कर सकता है, अदर पर्पस आल्सो, लाइक ऑर्डिनरी लीगल राइट्स के लिए भी। एक तो है फंडामेंटल राइट्स, यहां पे जो मैंने लिखा है एफ और एक्स्ट्राफी है, माय डियर स्टूडेंट कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब है फंडामेंटल राइट्स।
ठीक है, FR एक्स्ट्रा एस का मतलब क्या है? फंडामेंटल राइट्स। तो सुप्रीम कोर्ट इश्यू करता है रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और जो हाई कोर्ट इश्यू करता है रिट्स फंडामेंटल राइट्स और अदर पर्पस, उसमें क्या आता है? ऑर्डिनरी लीगल राइट्स के लिए भी हाई कोर्ट इश्यू रिट्स कर सकता है। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट अंडरस्टैंड हो गया। इसीलिए मैंने आपको कहा है पिछले लेक्चर्स में भी और आज भी मैं कहूंगा, जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है ये ज्यादा किसके पास रहता है? हाई कोर्ट के पास। किससे? सुप्रीम कोर्ट से। सो अदरवाइज हम एक्सपेक्ट करते ये सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा होना चाहिए, लेकिन है किसके पास? ये ज्यादा किसके पास? हाई कोर्ट के पास। वो आपको मालूम है, इस लाइन में आपको सब कुछ समझ में आ गया ये क्यों उसके पास ज्यादा है। और दूसरी बात, दूसरा पॉइंट मैं आपको यहां पे एक आपके लिए क्वेश्चन रखूंगा, वो कमेंट सेक्शन मुझे बता देना, ये जो प्रोरोगेटिव रिट्स ये हमने बारो किस कॉन्स्टिट्यूशन से किया, तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, नंबर सेकंड यहां पे, हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स टू एनी पर्सन, अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट। जो हमारा हाई कोर्ट है ये इशू कर सकता है रिट। अब ये नहीं हमें देखना है फंडामेंटल राइट है या कोई ऑर्डिनरी राइट है, नहीं, ये दोनों चीजों पे अप्लाई कर सकता है, चाहे फंडामेंटल है चाहे ऑर्डिनरी है, दोनों पे अप्लाई कर सकता है। तो इट मींस इसने इशू किया रिट किसके ऊपर? किसी पर्सन पे, किसी अथॉरिटी पे और गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट पे कब? जब फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है। क्यों? अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो गई, वी कैन गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट बिकॉज दोज राइट्स आर फंडामेंटल, दोज राइट्स आर वेरी एसेंशियल। तो ये हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे किस लेक्चर में? फंडामेंटल राइट्स में। नॉट ओनली विद इन दिस टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है यहां पे लिखा है, एग्जाम ओरिएंटेड है। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, द हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स टू एनी पर्सन, ठीक, अथॉरिटी ओके, गवर्नमेंट ठीक, लेकिन नॉट ओनली, तो क्या? विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, खाली अपने टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं, तो फिर क्या? इफ द केस ऑफ एक्शन अराइजेस विद इन इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, if the cause of action arises within it is outside its territorial jurisdiction, outside its territorial jurisdiction। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, मतलब क्या है यहां पे? फॉर एग्जांपल ये है हमारी स्टेट, कोई ये है इसका जुरिसडिक्शन, ये क्या है इसका? जुरिसडिक्शन। तो इट मींस हमारे हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन यहां तक है, ठीक है। लेकिन कोई मसला हुआ यहां पे, लेकिन वो अथॉरिटी है, वो गवर्नमेंट है, वो पर्सन है, वो किसी और स्टेट का है। तो जो हमारा हाई कोर्ट है, ये पर्सन जब यहां भाग गई, ये गवर्नमेंट यहां भाग गई, ये अथॉरिटी यहां पे है, लेकिन मसला हुआ हमारी जुरिसडिक्शन में, विद इन इट इज टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। सॉरी, ये तो सही है, इसको मिटाएंगे। देखो, टेरिटोरियल, इफ द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस विद इन दिस टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, तो इसका मतलब है एक हाई कोर्ट किसी और स्टेट के किसी पर्सन को भी, किसी गवर्नमेंट को भी और किसी अथॉरिटी को के ऊपर भी इशू रिट्स कर सकता है। सर, ये दूसरे स्टेट में आता है, ये स्टेट ए है समझो, ये स्टेट बी है, तो इसने यहां पर कैसा ये हाथ डाला? क्योंकि इसका जुरिसडिक्शन यहीं तक है। लेकिन जो मसला इन तीनों ने किया है, किसी भी, चाहे पर्सन ने किया, गवर्नमेंट ने किया या स्टेट ने किया, व्हाटसोएवर, अथॉरिटी ने किया, ये मसला हुआ यहां पे किसके? ए के जुरिसडिक्शन में। तो दैट इज व्हाई ये बी के जुरिसडिक्शन में भी इशू रिट्स कर सकता है, बिकॉज कॉज है, इफ द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, ये कॉज एक्शन कहां पे अराइज हुआ? अपने जुरिसडिक्शन में, तो अपने स्टेट के जुरिसडिक्शन में। दैट इज व्हाई, अदरवाइज इस टाइम अगर वो बाहर क्यों ना है, लेकिन वो उन पे भी इशू रिट्स कर सकता है। दैट इज व्हाई द हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स टू एनी पर्सन, अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट, नॉट ओनली विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। यही से पता चलता है, नॉट ओनली विद इन इट्स। तो ये जब इसने बोला नॉट ओनली विद इन इट्स टेरिटोरियल, तो इसका मतलब है आउटसाइड भी है। आउटसाइड कब? इफ द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, अगर कोई मसला उस जुरिसडिक्शन में हो गया, तब जाके वो उस पर भी कोई रिट इशू कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द रिट जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट। ये अच्छे से याद रखना, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ही इज वाइडर। तो क्या है यहां पे? वाइडर किससे? सुप्रीम कोर्ट से। किसका? हाई कोर्ट का वाइडर रहता है। तो इसीलिए मैंने लिखा था रिट जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट। तो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट जुरिसडिक्शन, दैट इज एपिलेट जुरिसडिक्शन। ये सारे जुरिसडिक्शन आप सुनोगे सर हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़े, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इनका मैटर कुछ अलग रहता है और हाई कोर्ट में इनका मैटर
कुछ अलग रहता है, तो इसीलिए यहां पे कुछ अलग अलग पॉइंट्स हमें फेस हो जाते हैं, वो हमें यहां पे पढ़ना है। अदरवाइज नाम सेम है जो हमने पढ़े हैं कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। शाबाश। नाउ द थर्ड पॉइंट इज एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या है? देखो, हाई कोर्ट इज प्राइमरी कोर्ट ऑफ अपील, ठीक, वो तो आपको मालूम है। फॉर एग्जाम्पल दिस हाई कोर्ट, दिस है स्टेट, ये है इसका हाई कोर्ट। ये बाकी डिस्ट्रिक्ट में छोटे छोटे कोर्ट्स होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट्स, ठीक है। ये सबऑर्डिनेट कोर्ट समझो। ये क्या है बेटा, ये हाई कोर्ट है। ये इन कोर्ट्स की अपील सुनेगा। अब याद रख लिया, इन कोर्ट्स की क्या अपील सुन लेगा, जो विद इन द स्टेट है। याद रखना, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। हाई कोर्ट किसे खुद अपील करता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किसे करता है? नहीं, क्यों? इज अ फाइनल कोर्ट ऑफ द अपील, उसके आगे कुछ नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे यहां पे पूछूंगा, जो ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल है वो किन को अपील करते, जो ब्रिटिश, मैंने आपको आंसर ही बताया, तो आप इसका ये कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखो, ये जो हाई कोर्ट है, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये किसको अपील करेंगे? हाई कोर्ट को, विद इन द स्टेट। याद रखना, विद इन द स्टेट। अपने स्टेट के सबऑर्डिनेट कोर्ट किसको अपील करेंगे? सुप्रीम कोर्ट को। यही पॉइंट लिखा है, हाई कोर्ट इज प्राइमरी कोर्ट ऑफ अपील। किन से? सबऑर्डिनेट कोर्ट से, ना कि किसी हाई कोर्ट की अपील सुनेगा, ठीक है। ओके, सेकंड पॉइंट, इट हियर्स अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इट हियर्स अपील, ये अपील सुन लेगा। क्या सुन लेगा? अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ये अपील सुन लेगा अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। जो मैंने फॉर एग्जांपल यहां पे कोई जजमेंट हुआ, पास नहीं हुआ, तो ये इनकी अपील सुनेगा। यहां पे कोई जजमेंट पेंडिंग रहा तो इनकी अपील सुनेगा, यहां पे कोई जजमेंट तो इनकी अपील सुनेगा। तो इसीलिए इट हियर्स अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मींस जो हाई कोर्ट के नीचे रहते हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट जो रहते हैं बाकी, वो नीचे, उनकी अपील सुनता है कौन? हाई कोर्ट। तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा जजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। याद रखना, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट सुनता है वो सुनता है हाई कोर्ट्स की अपील, ना कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की। लेकिन हाई कोर्ट खुद किनकी अपील सुनता है? सबऑर्डिनेट को। ये एक चेन बनते हैं, जो मैंने पहले ही आपको बोला है, हायरार्की का मसला है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मसला है, सब आपको अब समझ में आने लगा है धीरे धीरे। फंक्शन इट इज टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, जो फंक्शन करते हैं इसके टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। इसका मतलब क्या है? ना कि दूसरे स्टेट के सबऑर्डिनेट, ये दूसरे स्टेट का सबऑर्डिनेट कोर्ट है, यहां से अपील नहीं सुन सकता है, नहीं, यहां से विद इन स्टेट फंक्शनिंग इन इट इज टेरिटोरियल, ये है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन इसका, नॉट अपार्ट फ्रॉम द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, अपने स्टेट का, अपने जुरिडिक्शन का। फॉर एग्जाम्पल 2 स्टेट 3 स्टेट का एक ही हाई कोर्ट है, लेकिन अपने उसी जुरिडिक्शन में जहां उसका जुरिडिक्शन स्पेसिफाई किया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने। नाउ इट हैज एपिलेट जुरिडिक्शन इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। ये इसका एपिलेट जुरिडिक्शन जो है ना, याद रहे, दोनों में, सिविल भी और क्रिमिनल मैटर्स का भी सुनता है, सिविल मैटर्स का भी और क्रिमिनल मैटर्स, चाहे सिविल मैटर्स हो चाहे क्रिमिनल मैटर्स हो, डबल सी, सिविल एंड क्रिमिनल, 2 सी याद रखना माय स्टूडेंट, 1 सी और 2 सी, ये है सिविल और ये क्या है? क्रिमिनल मैटर्स रिलेटेड। ओके, और एक पॉइंट यहां पे याद रखना, the appellate jurisdiction of a high court, the appellate jurisdiction of a high court is wider than its original jurisdiction। यहां पर भी याद रखना, appellate jurisdiction जो है हाई कोर्ट का is wider than its क्या? original jurisdiction। what does that mean? देखो माय स्टूडेंट्स, एक स्टेट में बहुत सारे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, सेशन कोर्ट जिनको हम कहते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है वो बहुत होते हैं। तो हाई कोर्ट के पास ज्यादा रेंज रहता है अपील सुनने का। लेकिन अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूंगा, खाली 25 हाई कोर्ट की अपील वो सुनता है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी बड़ी स्टेट की जहां पे 60-70 डिस्ट्रिक्ट होती है, तो 70 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील सुनता है एक ही हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट खाली 25 हाई कोर्ट की अपील सुनता है। तो इसीलिए याद रखना, यहां पे जो अपीलेट जुरिसडिक्शन है किसका? हाई कोर्ट का, ये वाइडर है किससे? ओरिजिनल जुरिसडिक्शन से। मतलब क्या है यहां पे? अपीलेट जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट is wider than it is original jurisdiction। जो हमने अभी ऊपर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन पढ़ा है हाई कोर्ट का, याद है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट का नहीं, जो अपीलेट जुरिसडिक्शन है हाई कोर्ट का, ये ज्यादा वाइडर है हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिसडिक्शन से। यहां ऐसे समझ लेना आप,
जो जुरिस्डिक्शन है, एपिलेट जुरिस्डिक्शन जो है हाई कोर्ट का, ये वाइडर है किससे? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अगर इतना है, एपिलेट इतना है, तो इसका मतलब है एपिलेट जुरिस्डिक्शन वाइडर है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से। लेकिन जो रिट जुरिस्डिक्शन हमने कंपैरिजन किया, याद है, रिट जुरिस्डिक्शन को हमने कंपैरिजन किया सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा हाई कोर्ट के पास रिट जुरिस्डिक्शन होता है, लेकिन एपिलेट जुरिस्डिक्शन जो है ये हमें कंपेयर करना है किसके साथ? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट के साथ, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट जो सुनता है अपील्स किनकी? हाई कोर्ट्स की। जो हाई कोर्ट सुनता है अपील्स फ्रॉम विद इन द जुरिस्डिक्शन। तो ये आपको समझ में आ गया। तो इसीलिए यहां पे मैं कहता हूं अपीलेट जुरिस्डिक्शन है वाइडर देन इट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट का, ना कि सुप्रीम कोर्ट का, ना कि सुप्रीम कोर्ट स्पेशली नॉट सुप्रीम कोर्ट, नॉट कंपैरिजन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को इसके साथ कंपैरिजन ही मत करो, इसको कंपैरिजन करो हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के साथ। ओके, अब हम बात करेंगे क्या? सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। क्या? सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन देखो, ए हाई कोर्ट हैज द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस, ये सुपरिंटेंडेंस करता है ऑल ओवर कोर्ट्स, ऑल ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स फंक्शनिंग इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स। मिलिट्री कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स के बगैर बाकी जो हमारा हाई कोर्ट है, इसके पावर्स रहते ये सुपर इंटेंडेंस करता है। तो इसका मतलब है हाई कोर्ट जो है कि इसके सुपर इंटेंडेंट है, सुपरविजन करता है तमाम कोर्ट्स पे एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल कोर्ट्स। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे लिखा मैंने कॉल फॉर रिटर्न फ्रॉम देम, इसका मतलब ये है, इसको हम ऐसे पावर ऑफ सुपर इंटेंडेंस, पावर ऑफ सुपर इंटेंडेंस, कॉल फॉर रिटर्न फ्रॉम देम। ये एक पॉलिटिकल टर्म है या सॉरी ये एक जुडिशियल टर्म है, इसको हम कहते हैं पावर ऑफ सुपर इंटेंडेंस। याद रखना, कॉल फॉर रिटर्न्स फ्रॉम देम एक ऐसी टर्म है जो आपको दिखती है, लिटरली इसकी मीनिंग ही कुछ भी नहीं, इसीलिए मैंने आपको कहा याद रखना माय डियर स्टूडेंट, जो जुडिशियल लैंग्वेज होती है दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द राइट नाउ जो हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं मॉडर्न एज में, लेकिन की जुडिशरी की जो टर्मिनोलॉजी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे जो वर्ड लिखा है कॉल फॉर रिटर्न्स फ्रॉम देम, इसका मतलब है पावर ऑफ सुपर इंटेंडेंस, पावर ऑफ सुपर इंटेंडेंस। दूसरा मेक एंड इश्यूज जनरल रूल्स, ये क्या बनाते हैं? मेक एंड इश्यूज बनाते भी है और इशू करते हैं क्या? जनरल रूल्स। किसमें आते हैं? सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। सुपरवाइजरी, सुपर इंटेंडेंट करना है, ध्यान रखना है, जो बिलो कोर्ट्स है एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट्स। इसीलिए यहां पे बनाते ये और इश्यू करते हैं क्या? जनरल रूल्स एंड प्रेस्क्राइब फॉर्म्स, और जो प्रेस्क्राइब फॉर्म्स होते किसके लिए? फॉर रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ देम, जो रेगुलेट हम करते हैं प्रैक्टिस और प्रोसीडिंग्स उसके। याद रखना है माय डियर, मेक एंड इशू जनरल रूल्स, ये बनाते हैं और इशू करते हैं जनरल रूल्स एंड प्रेस्क्राइब फॉर्म्स ऑफ रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ देम। ओके, देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे और एक हमें डिस्कस करना है कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आपको अब समझ आ गया, हाई कोर्ट के जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं हाई कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आपको मालूम है, जो हाई कोर्ट से बिलो होते हैं उनको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। हाई कोर्ट हैज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड अदर पावर्स ओवर देम। हाई कोर्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहता है, क्या रहता है? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहता है और भी कुछ पावर्स किसके ऊपर? जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि ऊपर लिखा ही है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो ऊपर लिखा है उनके ऊपर कंट्रोल करना है। तो हाई कोर्ट के पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहता है और अदर पावर्स। याद रखना, हाई कोर्ट हैज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड अदर पावर्स ओवर देम, उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहता है हाई कोर्ट का। किनके ऊपर? जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स रहते हैं विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में। पहला पॉइंट,
It is consulted by the governor in the matters of appointment, posting and promotion of district judges. देखो हमारे स्टूडेंट, जो डिस्ट्रिक्ट में जजेस आप दिखते हैं, जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हो कभी कभार कुछ एफिडेविट बाकी जो कामों से जब जाते हो कोर्ट में, तो जो वहां पे डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं ना, हाई कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट उनको अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट इनकी पोस्टिंग करता है और हाई कोर्ट इनकी प्रमोशन करता है। कौन? हाई कोर्ट। याद रखना है क्या? अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस कौन करता है? हाई कोर्ट। लेकिन इट इज कंसल्टेड बाय द गवर्नर। लेकिन हाई कोर्ट किसको कंसल्ट करता है उस टाइम? गवर्नर को। क्योंकि आपको मालूम ही है, जब जजेस ऑफ हाई कोर्ट हम अपॉइंट करते हैं तो प्रेसिडेंट उसको उस टाइम कंसल्ट किसको करता है? एक तो चीफ जस्टिस, वो मालूम है, और कंसर्न स्टेट के गवर्नर को भी। यहां पे जब डिस्ट्रिक्ट जजेस की प्रमोशन, अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, तीनों पॉइंट याद रखना है, चाहे अपॉइंटमेंट है चाहे पोस्टिंग, उसकी ट्रांसफर मीन्स और प्रमोशन किनकी? डिस्ट्रिक्ट जजेस की। ये कौन करता है? हाई कोर्ट। लेकिन किसको कंसल्ट करके? कंसल्ट करके गवर्नर को। याद रखना, ये गवर्नर को कंसल्ट करके, याद रखना। वो गवर्नर, हाई कोर्ट कंसल्ट करता है गवर्नर्स को, सॉरी गवर्नर्स नहीं, गवर्नर को, उस स्टेट का गवर्नर जो होगा उसको कंसल्ट करके फिर वो अपॉइंटमेंट, पोस्ट या प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस करते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ चुका है, ये पहला वाला पॉइंट। लेकिन ये किसमें आता है? कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बनते कौन? ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट्स वगैरह। नंबर सेकंड क्या है? It deals with the matters of posting, promotion, grant of leave, transfer and dismissal of the members of the judicial service of the state. देखो, it deals with the matters. कौन से matters? पहला posting, ठीक, promotion, ठीक, grant of leave, ठीक, transfer, ठीक, discipline, ओके। किनके? members, याद रखना, किनके? members of the judicial service of the state, जो स्टेट की जुडिशियल सर्विस में रहते हैं मेंबर्स। जो स्टेट की जुडिशियल सर्विस में जो मेंबर्स रहते हैं ना, याद रखना, जो स्टेट के जुडिशियल सर्विस में मेंबर्स रहते हैं, उनकी पोस्टिंग, उनकी प्रमोशन, उनका ग्रांट ऑफ लीव, उनकी ट्रांसफर, उनका डिसिप्लिन, उन मेंबर्स का वो कौन देख लेता है? हाई कोर्ट। किसके अंडर? कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर ये पावर आता है। किसका? हाई